बच्चों, आज हम लोग एक नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और हमने टॉपिक लिया है आज फिज़िक्स का, क्योंकि मैथ पे तो हम लोग काम कर चुके। मैथ पे हम लोगों ने काम किया और जैसा कि मैथ तो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं, तो मैथ में उनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। मैथ में हम थोड़ा सा सहज होते हैं चीज़ों को करने के लिए। बट साइंस हमारा वो पोर्शन है जिसका इंट्रोडक्शन हमें 9th में आके होता है। एक्चुअली साइंस तो हमारे पास बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा साइंस के बारे में बताया जाता है, बट सीरियसली हम साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं 9th से। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सही सेक्टर ना मिल पाने की वजह से या कोई टीचर अच्छा ना मिल पाने की वजह से कभी कभी टीचर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। क्योंकि बच्चा भी साइंस के सेक्टर में नया नया आया होता है, उसको सीखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बट जब उसको कोई चीज़ बताई जाएगी तभी वो सीख पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा कन्फ्यूज़न बना रह जाता है साइंस को लेके, और वो 9th 10th फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और अल्टीमेटली वो लाइफ ही कन्फ्यूजिंग बना देता है। तो आज चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम भी हाई स्कूल डेट आ गई 24 तारीख से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको साइंस पोर्शन तैयार नहीं है, बाकी तो सब तैयारी हो गई, साइंस नहीं तैयारी है। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग साइंस पे वीडियो बना रहे हैं, और ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होगा। इसको बेटा पढ़ने के बाद आप लोगों को अलग से शायद पढ़ने की ज़रूरत पड़े। शायद का मतलब अब ऐसा है कि बुक से कुछ चीज़ें हमें पढ़नी ही पड़ती हैं। मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद हो सकता है रटना पड़े, एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, 2 बार में ना समझ में आए रट लो, तो हमें कुल मिला के पास होना है। अभी तक वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यार साइंस में मेरा क्या होगा, तो अब जुट जाओ यार, साइंस में बहुत अच्छा होगा। और मुश्किल से 12-15 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी। तो 12-15 घंटे में पूरा साइंस, पूरी फिजिक्स में पढ़ाऊँगा। हमारे पास साइंस में 4 ही चैप्टर हैं, और इसे देखा जाए तो 2 ही चैप्टर हैं, एक लाइट और दूसरा इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो में 2 पार्ट है, एक करंट और दूसरा मैग्नेटिज्म। और लाइट में 2-3 पार्ट हमको करके दे दिया है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो बस यही 4 चैप्टर हमको पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये 4 टॉपिक हमको साइंस में पढ़ने हैं। बाकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। तो क्या है? सब उसी में आता है। ह्यूमन आई, ये भी लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही संबंधित है। तो हम जो पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं साइंस में, वो हमारा पहला पार्ट है लाइट। लाइट बेसिकली लाइट है क्या? तो लाइट जैसा हम देख रहे हैं प्रकाश। तो जब प्रकाश की बात आती है तो हम कहते हैं यार ये देखो प्रकाश चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है यही प्रकाश है। बेटा प्रकाश हमको दिखाई नहीं पड़ता। प्रकाश एक टूल है, प्रकाश एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये तो हमारी अपनी परिभाषा हुई जो हमने बनाई, जो एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल परिभाषा है कि प्रकाश एक ऐसा टूल है, प्रकाश एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। जैसे ये पेन, मार्कर हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये CFL की लाइट इस पर पड़ रही है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जो भी अपना क्रियाकलाप करती है करके वो हमारी आँखों पे आ रही है, और आँखों पे इसकी इमेज बन रही है। अगर हम इस लाइट को बंद कर दें या इस CFL को बंद कर दें तो CFL से निकलने वाली लाइट ना तो इस पे पड़ेगी, और ना ही वो रिफ्लेक्ट होगी, और ना ही हमारी आंखों पे पड़ेगी, ना ही हमारी इमेज बन पाएगी। तो इस मार्कर को देखने के लिए या इस बोर्ड को देखने के लिए या मुझे देखने के लिए मेरे ऊपर लाइट का गिरना बहुत ज़रूरी है। मैं दिखूँगा तभी जब मेरे ऊपर लाइट गिरेगी और मेरी बॉडी या जो भी वस्तु है इस लाइट को लौटा के वो आपकी आंखों तक भेज पाएगी या कैमरे को भेज पाएगी, तभी वो चीज़ विजिबल होगी। तो एक सवाल मन में आता है कि क्या अगर लाइट चीज़ों को रिफ्लेक्ट ना करती, वापस ना भेजती, तो क्या वो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती? हाँ, बिल्कुल सही। अगर लाइट हम किसी भी चीज़ पे पड़ रही है, जैसे इस बोर्ड पे लाइट आ रही है, और अगर ये बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वापस नहीं भेजता हमारी आंखों तक या कैमरे तक, तो इस कैमरे में ये बोर्ड रिकॉर्ड ना होता। मतलब फिर तो यार लाइट बड़ी मैजिकल चीज़ है। हाँ, लाइट बड़ी मैजिकल चीज़ है, और इसी मैजिक को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, और इंटरेस्टिंग
थ्योरी है इसकी, बहुत मज़ा आएगा और थोड़ा सा इंटरेस्टेड वे में पढ़ाऊँगा मैं। देखा कि बच्चे थोड़ा सा इस समय जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही है वो वैसे भी बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान ना होइए और बस केवल मोबाइल खोल के स्क्रीन सामने रख के आराम से ईयरफोन लगा के बैठ जाओ। जैसे तुम लोग मूवी देखते हो 3 घंटे की, ऐसे 1.5 घंटे ये देखो, इसमें बिल्कुल बोरियत नहीं होगी और तुम ही लोग जो जिसमें तुम लोगों का इंटरेस्ट है मैं कोशिश करूँगा उन्हीं शब्दों में पढ़ाने की। तो शुरू करते हैं लाइट, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले हमने कहा प्रकाश। प्रकाश है क्या? कभी कभी डेफिनेशन लिखने की आती है, फिर प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। डेफिनेशन अगर आ गई प्रकाश की लिखने की तो हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये देखा हमने प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है। अच्छा, आज पता चला कि यार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी तक तो हम सोच रहे थे ये जो उजाला दिख रहा है ये प्रकाश है। बेटा ये प्रकाश नहीं है, ये वस्तुएं हमको दिख रही हैं, प्रकाश हमको नहीं दिख रहा है। प्रकाश दिखता नहीं है, प्रकाश का एहसास होता है। जैसे मान लो कि हमको ये बोर्ड दिख रहा है तो हमें एहसास होगा कि यार यहाँ पे प्रकाश है। अगर अभी मैं CFL बंद कर दूँ, रे ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं आएगी, बोर्ड हमको नहीं दिखेगा, मतलब हमें लग जाएगा कि यार प्रकाश नहीं है। जैसे मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ तो क्या मेरे शब्द दिख रहे हैं? कैमरे में मेरे शब्द तो नहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं कि मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हो रही है, वो हम लोग साउंड में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रकाश के बारे में डिस्कवरी करना शुरू करा। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर खोज करी और जैसी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी जैसी भावना थी प्रकाश को उसने अपने हिसाब से उस तरह से प्रकाश का डेफिनेशन दिया। कुछ लोगों ने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कुछ लोगों ने कहा प्रकाश एक प्रकार की किरण है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक किरण है। और कुछ ये भी कह डाले कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। तो मतलब जिसकी जैसी भावना थी उसने वैसे प्रकाश को देखा और अपनी अपनी बातें उसने कही। खैर, तो हमें क्या पढ़ना है भाई? हमें ये पढ़ना है ऊर्जा है या हमें पढ़ना है किरण है या पढ़ना है तरंग है? तो हमें बेटा जो हमारा मोस्ट ऑफ द चैप्टर है वो ए रे फॉर्म में पढ़ना है प्रकाश को। प्रकाश एक प्रकार की किरण है। बाकी हम इंटर में जाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। ये बहुत बड़ा रे ऑप्टिक्स वहाँ पे हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ऑप्टिक्स के चैप्टर में ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। तो हमें अभी यहाँ पे जो पढ़ना है हाई स्कूल में ओनली ये पढ़ना है। हमें थोड़ी सी बात यहाँ पे करनी है प्रकाश एक किरण की, बस। तो बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं कि अब ज़रा एक बात देखो। हमने ये बात देख ली कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन ये फिनोमेना क्या है, ये प्रोसीजर क्या है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है? ज़रा उस प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ें। भाई ये बात तो हमें पता लग गई कि ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो आखिर कोई टेक्निक तो होगी दिखाने की। अब ऐसे थोड़ी देख पाते हैं, उसका फार्मूला क्या है, क्यों देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं? इस बात को जानने के लिए हम एक नए टर्म की ओर बढ़ेंगे और जिसको हम बोलेंगे परावर्तन। परावर्तन नया अगला हमारा टर्म है, परावर्तन। ये नई बात है। परावर्तन, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन बेटा एक ऐसी चीज़ होती है, समझो थोड़ी सी बात। सपोज दैट कोई चीज़ यहाँ पे आ रही है, कोई चीज़ ऐसे बोर्ड पे आ रही, बोर्ड पे आ रही, बोर्ड से टकरा गई, ये आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बीच में अवरोध है, ये इसको छेद के आगे नहीं जा सकती। तो ये क्या करेगी भाई? या तो यहाँ पे रुक जाएगी और या तो ये लौट जाएगी वापस। कुछ ऐसा ही काम प्रकाश के साथ भी हो रहा है। प्रकाश की किरण आ रही है CFL से, वो यहाँ से टकरा रही है, इसको पार नहीं कर सकती। पार नहीं कर सकती तो या तो रुक जाएगी और या तो यहाँ से किसी दूसरे माध्यम में मुड़ जाए, किसी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है बेटा कि प्रकाश की किरण आ रही है और वापस लौट रही है। इसी घटना को हम बोल देते हैं परावर्तन। ठीक, प्रकाश किरण का आना और किसी
चीज़ से टकरा के वापस लौटना, इस घटना को हम परावर्तन बोलते हैं। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब बात समझना, प्रकाश के परावर्तन की बात समझना है। यहाँ पे हम कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, हम कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, अब देखो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती तो होता क्या होगा, ज़रा इस फिगर के माध्यम से देखो। यहाँ पे हम कहें भाई ये हमारी कोई चिकनी सतह थी, भाई हो सकता है ये ग्लास रहा हो, कोई स्मूथ सरफेस था। हमने यहाँ पे एक मिरर ले लिया है और मिरर को नीचे से हमने पॉलिश कर दिया है। बेटा यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लिया है और मिरर को नीचे से पॉलिश कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिरर को एक तरफ से पॉलिश कर दोगे ना तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किरणों को रिफ्लेक्ट कर पाता है, वापस भेज पाता है, परावर्तित कर पाता है। यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, इस मिरर से टकराई इस पॉइंट पे, ये किरण आ रही थी, यहाँ से टकराई। अब ये किरण आगे तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि ये सरफेस हमारा पॉलिश था। अगर ये पॉलिश ना होता तो किरण आगे निकल जाती, क्योंकि ये कांच था, मिरर का मतलब कांच ही तो था। अब हुआ क्या कि जब ये किरण बाहर नहीं निकल पाएगी तो ये इस किरण को वापस भेजेगा। वापस कैसे जाती है, ये वापस कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से वापस जाएगी। तो कहोगे सर तुमको कैसे पता कि इस तरह से वापस जाएगी? बेटा यही परावर्तन का नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण, बात समझना बड़े ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, आती हुई टकरा रही, परावर्तन के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पूरी बात फिर से सुनना। हमने कहा जब कोई प्रकाश किरण, कोई इंसिडेंट रे, कोई आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराएगी तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं लौटने के, कि ये किरण जब यहाँ पे टकराएगी तो बेटा यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पे जहाँ पे ये प्रकाश की किरण टकरा रही है, इस पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। इसको हम कहते हैं अभिलंब। इस नॉर्मल को कहते हैं अभिलंब। अब ये अभिलंब और ये आने वाली किरण, ये देखो एरो बनाया है, मतलब इस पे आने वाली किरण, अभिलंब और आने वाली किरण के बीच के कोण को कोण आई कहते हैं। और इस वाली किरण को हम बोल देते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या बोल देते हैं? आपतित किरण। उसके बाद ये किरण इस सरफेस से टकराएगी। टकराने के बाद ये जिस माध्यम से आ रही थी, जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये अपना प्लेन नहीं चेंज करती है। अब समझना बात को, ये अपना प्लेन नहीं चेंज करती है। मतलब अगर किरण हमारी, ऐसे बात समझो कि एक्स वाई प्लेन में आ रही है, अगर किरण हमारी एक्स वाई प्लेन में ऐसे आ रही है, समझना यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये हमारी एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो टकराने के बाद इस तरह से बोर्ड से बाहर चली जाएगी।
बेटा अगर ये एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो एक्स वाई प्लेन में ही बाहर जाएगी। बात नहीं समझ में आ रही? ये 3D का चक्कर है, थोड़ा सा बात समझना। ये हमारा प्लेन है एक्स प्लेन और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमने बात पढ़ी होगी साइंस में, सॉरी मैथ में, कि हमारे दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, बोर्ड पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया वाई एक्सिस, ये वाला पार्ट हो गया एक्स एक्सिस, तो ये हमारा बोर्ड एक प्लेन हो गया। और ये किन दो एक्सिस के बीच में प्लेन है? ये एक्स और वाई के बीच में ये प्लेन है। तो जो किरण यहाँ से आएगी वो इस काले वाले पार्ट से या यहाँ से टकराने के बाद इसी प्लेन में वापस लौटेगी। ऐसा नहीं होगा कि किरण ऐसे आ रही इस प्लेन में और टकराने के बाद वो इधर भाग गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे CFL से जो लाइट हमारी आ रही है वो एक लाइट तो आ नहीं रही है, वो इनफाइनाइट मेनी लाइट आ रही है। तो कहोगे सर फिर हमको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। बेटा जो डायरेक्ट लाइट आ रही है वो तो आ ही रही है, लाइट इस कमरे के और भी चीज़ों से टकरा के भी बोर्ड पे आ रही है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से और भी लाइट टकरा रही है और वो बोर्ड पे फिर आके आ रही है। कुछ लाइट यहाँ से टकरा के हमारी आंखों पे गिर रही है तो हमको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुछ लाइट यहाँ से टकराने के बाद दीवार पे जा रही है, कुछ लाइट यहाँ से टकराने, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट केवल और केवल हमारी आंखों पे ही नहीं आ रही है। भाई केवल अगर हमारी आंखों पे आ रही होती तो सोचो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो केवल मुझे बोर्ड दिखाई पड़ता, तुम यहाँ खड़े होते तुम्हारी आंखों पे तो लाइट जाती नहीं, तुमको तो बोर्ड दिखता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइट टकराने के बाद सारी दिशाओं में जा रही है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे भी बोर्ड दिख रहा है, एक बंदा वहाँ कोने में खड़ा है तो उसको भी बोर्ड दिखेगा। ऐसा क्यों? फिर कहोगे सर सोर्स ऑफ लाइट तो एक ही है, तो वहाँ से लाइट तो ऐसी तिरछी आ रही होनी चाहिए और ऐसे निकल जानी चाहिए, मतलब बीच में जो बंदा खड़ा हो उसको नहीं दिखना चाहिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, लाइट केवल और केवल बोर्ड से ही टकराने का काम नहीं कर रही। यहाँ पे लाइट जो उधर लाइट जा रही है वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर से बोर्ड पे आ रही है, वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर से बोर्ड पे आ रही है। मतलब ये रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली कई स्टेप में पूरे कमरे में हो रहा है, कमरे के हर पार्ट में हो रहा है। ठीक, कमरे के हर पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है। हो सकता है कमरे के बाहर भी हो रहा हो, दरवाज़ा खुला है तो बाहर से बंदा वो भी बोर्ड देख लेगा तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके भी लाइट पड़ रही, बिल्कुल पड़ रही है। अगर ना पड़ती तो उसको बोर्ड ये दिखाई मत पड़ता। अब ज़्यादा डीप में मत जाओ क्योंकि हमें परिभाषा लिखने को आएगी और हम लोग बिल्कुल एग्ज़ाम हमारे सर पे खड़ा है। अब इसको पढ़ने के लिए फिर एग्ज़ाम के बाद हम लोग इंटर का जब बैच शुरू करेंगे तो वहाँ पे आना, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। पढ़ाऊँगा कम, बतियाऊँगा ज़्यादा, फिजिक्स पे ही बात करूँगा, फालतू की बातें नहीं होती हैं क्लास में। तो खैर हमने कहा कि ये आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। ये हमारी जो किरण लौट के वापस जा रही है इसको हम नाम देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और बेटा ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम R से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो रिफ्लेक्शन में दो बातें, एक आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बात नंबर 1 खत्म हो गई। दूसरी बात जो हमारा एंगल I बराबर एंगल R, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये भी बात हमें याद रखना है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो रिफ्लेक्शन की दो बातें हमें याद रखनी है। रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। नियम नंबर एक आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बात नंबर 1। और बात नंबर 2 ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमारे परावर्तन के दो नियम हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा जरा देखना, वो कहेगा परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो हम उसको परावर्तन कहेंगे। तो एक बच्चा कहेगा सर खुरदुरी सतह से टकरा के जाएगी तो उसको परावर्तन नहीं कहेंगे। बेटा उसको भी परावर्तन ही कहेंगे, लेकिन खुरदुरी सतह से टकराने का सिस्टम जो है थोड़ा सा अलग है, अभी उसको हम आगे देखेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि खुरदुरी सतह से जब टकराता है ना तो कुछ बात आगे होती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि जब हमारी खुरदुरी सतह से टकरा रहा है तो क्या हो रहा है। हमें केवल इतनी बात लिखनी है कि स्मूथ मतलब चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन, तो जब कोई प्रकाश किसी पॉलिश वाली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन का नियम पूछेगा, परावर्तन के नियम क्या हैं, तो कहेंगे इसके दो नियम हैं। नियम नंबर 1 आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी आपतित किरण बोर्ड पे आ रही है तो अभिलंब हमारा इधर निकल आया, नहीं, अभिलंब भी हमारा बोर्ड के ही तल में होगा, ठीक। और उसके बाद परावर्तित किरण भी हमारी बोर्ड के ही तल में होगी। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। खैर हटाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक कहेगा परावर्तन से आप क्या समझते हैं या परावर्तन की परिभाषा लिखिए, और दूसरा कह देगा परावर्तन का क्या नियम है इसको दिखाइए। तो परावर्तन का नियम बेटा ये फिगर हमको याद रखना चाहिए, और उसके बाद ये दो बातें छोटी छोटी, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बात खत्म। अब बेटा नेक्स्ट बात हम करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो अभी तक हम लोगों ने तो देखा यार प्लेन मिरर था, जो अभी तक हम लोगों ने देखा वो प्लेन मिरर था, लेकिन अब हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण बेटा कोई ख़ास बात नहीं है। जब जो हमारा प्लेन मिरर होता है ये कोई कांच का टुकड़ा होता है। अब यहाँ पे जो गोलीय दर्पण हमारा होगा ये हमारा कोई गोले का कटा हुआ भाग होगा, ये हमारा कोई गोला होगा। हम क्या करेंगे, तो हाँ बात कर रहे थे बेटा हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्यों गोले का कटा हुआ भाग होता है, हम अगर इसको ना काटें तो काम हमारा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम क्या करें, इस गोलीय दर्पण को हम किसी एक साइड में पेंट कर दें, पेंट कर दें। भाई दर्पण तो तभी बनेगा ना कि जब इसको तुम पेंट करोगे, इसके सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना पाओगे, तभी तो इसको दर्पण कह पाओगे। अब ये भाई तब तक दर्पण कहाँ है जब तक ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसके एक साइड को थोड़ा सा पेंट कर दिया। अब जो लाइट रे यहाँ से पड़ेगी वो तो यहाँ से सीधे निकल जाएगी क्योंकि पेंट नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा या बहुत माइनर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जो पार्ट पेंट है, जो लाइट रे हमारी यहाँ पे पड़ेगी वो आगे नहीं जा पाएगी, वो घूम के आएगी। और कैसे घूम के आएगी, परावर्तन के नियम से। बेटा एक चीज़ इतनी बार आएगी कि तुमको अपने आप रट जाएगा, शायद किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े। बस थोड़ा सा पेशेंस से और थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ काम करना शुरू करो। मतलब एग्ज़ाम में गारंटी है कि अगर ये जो फिज़िक्स हमारा कितने नंबर का आता है, तो इसमें साइंस में मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊँगा, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में 90+ पक्का होऊंगा। लेकिन कब, जब तुम थ्योरी को बड़े ध्यान से सुनोगे और न्यूमेरिकल को मेरे साथ करने की कोशिश करोगे। भाई केवल थ्योरी से काम बनेगा नहीं, क्योंकि 50% न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल सेक्शन पे भी हमें ध्यान देना है, और न्यूमेरिकल सेक्शन तभी क्लियर हो पाएगा कि जब हमारा थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो, तभी हम उसके बारे में सोच पाएंगे। तो इसी बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करने हैं। पहली टर्मिनोलॉजी का पहला टर्म हमारा था गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण भाई गोले का कोई भाग है, और हमने क्या किया, इसके थोड़े से पार्ट को हमने पेंट कर दिया। अब पेंट कर दिया तो यहाँ से जो लाइट रे आएगी, ये हमारा सरफेस हो गया। अब यहाँ पे जो लाइट रे आएगी, इसके अकॉर्डिंग जो लाइट रे हमारी यहाँ से लेके और यहाँ तक में गिरेगी, यहाँ से यहाँ तक, वो लाइट रे आगे नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको तो पेंट करके रखा है, तो आगे नहीं निकल पाएगी। तो ये या पीछे जाएगी, परावर्तित होगी। और वो कैसे परावर्तित होगी? वो परावर्तन के नियम से परावर्तित होगी, जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने पिछली हेडिंग में पढ़ा। तो गोलीय दर्पण ये पार्ट हो गया। गोलीय दर्पण बेटा कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण हमारे पास 2 प्रकार के होंगे। कैसे? देखो, एक इस टाइप का दर्पण हमको मिलेगा देखने को, और दूसरा वो भी गोलीय कोष ही होगा, वो भी हमारा गोलीय कोष ही होगा। लेकिन इस बार जो उसकी हम पेंटिंग करेंगे, इस बार देखो बाहर से किया था, इस बार पेंटिंग हमने क्या किया, अंदर से कर दिया। ये वाली पेंटिंग हम अंदर से कर देंगे। ये भी हमारा गोले का ही भाग होगा, वही गोला होगा, बस पेंटिंग हमारी अलग अलग होगी। तो यार पेंटिंग तो इधर से कर दिया, तो क्या इधर से लाइट रे लेके आओगे? नहीं, पेंटिंग जिधर से कर रहे हो उसके अपोजिट साइड